नमस्कार, मैं दीपक कश्यप आप लोगों के बीच में लाया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम का टारगेटेड बैच, जो हम 3 महीनों में यानी कि 90 दिनों में हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे 5 घंटे के क्लासेस में। और जिसमें से हमारा आज का पहला टॉपिक जो है, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है भारतीय दंड संहिता एवं न्याय प्रक्रिया संहिता, जो हम इसमें से पढ़ेंगे आईपीसी 1860 और सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1972। ध्यान देंगे इसमें हम लोग। एक्चुअली में क्या है कि आईपीसी है क्या? आईपीसी वो है जिसके माध्यम से हम किसी भी अपराध को परिभाषित करते हैं, उस अपराध में क्या सज़ा है, क्या जुर्माने हैं, हम उसको परिभाषित करते हैं, उसके क्या प्रावधान हैं। जबकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1972 के तहत हम किसी अपराध को किस प्रकार से जांच करेंगे, उस अपराधी को किस प्रकार से सज़ा दिलाएंगे, यदि कोई अपराध हुआ है और उसमें कोई दोषी नहीं है तो किस प्रकार से न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगी, वो सारे प्रावधान हमको सीआरपीसी के तहत यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हमको देखने को मिलता है। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमको सबसे पहले इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इतिहास इसका यह है कि 1834 में पहला विधि आयोग बनता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं लॉर्ड मैकाले। ये हमारे लॉर्ड मैकाले जी का ये सबसे पहला ये योगदान ये रहा है कि देश में पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था में अपराध और अपराधी को सज़ा देने के लिए जो इन्होंने वर्गीकरण किया, जिन्होंने आईपीसी के माध्यम से परिभाषित सज़ा को परिभाषित करने का ड्राफ्ट तैयार किया था, तो वो थे लॉर्ड मैकाले। अब अगर हम आईपीसी को समझें तो आईपीसी एक्चुअली में होता क्या है? आईपीसी जो है अपराधों को परिभाषित करता है कि यदि कोई कृत्य है, यानी कोई भी ऐसा किया गया कृत्य जो नियम कानून के तहत अपराध होता है, उसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी कानून या न्यायपालिका द्वारा निर्धारित कोई ऐसा कृत्य जो अपराध है और उस प्रकार के कृत्य को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसको अपराध किया जाता है। यानी कि आईपीसी में पहला अपराध को परिभाषित करती है, दूसरा उस अपराध के तहत जो दंड का प्रावधान है या जो सज़ा का प्रावधान है कि उसको मृत्यु दंड मिलेगा, कारावास मिलेगा या जुर्माने मिलेंगे, तो उसमें दंड का प्रावधान, सज़ा और जुर्माने का प्रावधान कि कुछ अपराधों में सज़ा भी मिलती है और जुर्माने भी लगते हैं। तो यहाँ हमने समझ लिया कि आईपीसी होता क्या है। और अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी एक्चुअली में होता क्या है? सीआरपीसी जो होता है अपराध के जांच और सज़ा के प्रक्रिया का प्रावधान है। यानी कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो उस अपराध को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, उसका जांच कौन करेगा और जांच करने के बाद निर्णय कैसे लिया जाएगा कि वो अपराधी है कि नहीं, सज़ा कैसे दिया जाएगा, उन सभी प्रक्रियाओं को हम सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अपराध, कोई हत्या हो गई तो उस हत्या से संबंधित विवेचना जो करेगा, विवेचना में पहले ये निर्धारित होगा कि पहले आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, पहले आप एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर अपराध की पहचान करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे, उस अपराधी को पकड़ेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो उस प्रक्रिया को ये सीआरपीसी के अंतर्गत रिकॉर्ड होता है। किसी भी अपराध की जांच कैसी होगी, उन प्रक्रियाओं का इसमें वर्णन है। तो अब अगर हम देखते हैं कि 11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक संहिता से तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह जुलाई से लागू हो जाएगा। जुलाई के बाद हमें आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ धाराओं को परिवर्तित रूप में हम देखेंगे। जैसे कि जो आज के समय में 302 जो हत्या का है वो
हमारे भारतीय न्याय संहिता के तहत 107 का हो जाएगा। इस तरीके से तमाम धाराएं परिवर्तित हो जाएंगी जुलाई से। और अगर हम इसकी बात करते हैं एमसीक्यू से कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया। तो इसका सबसे आसान जवाब है भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को लागू किया गया था। इसको आप एडिट कर लेंगे, ये 1860 है यहाँ पे, 6 अक्टूबर 1860 को लागू किया गया था। अब देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक किसी से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से है। यानी कि जब जम्मू कश्मीर का विवाद समाप्त नहीं हुआ था, उसके पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1860 जो आईपीसी के 1860 जो है लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। 2019 में जब धारा 370 को बदला गया तो तब से पूरे भारत में आईपीसी जो है 1860 पूरे भारत में लागू है। ये समझ गए। उसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी में ये है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। तो भारतीय दंड संहिता में टोटल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी। तो भारतीय दंड संहिता में 1860 के अधीन 42 के प्रयुक्त स्थानीय विधि जो है भारत के विशिष्ट भाग पर लागू होगी। जैसे कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, या फिर ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर कोई विशिष्ट कानून या फिर कोई विशिष्ट नियम लगाने की ज़रूरत है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन 42 में जो प्रयुक्त स्थानीय विधि है वहाँ पे लागू होगा। इसके बाद अगली कड़ी में हम चलते हैं। आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंध में है। तो आईपीसी की धारा 53 दंड से संबंध में। दंड 5 प्रकार से होते हैं, जैसे कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, सादा या कठोर कारावास, आर्थिक जुर्माना और संपत्ति का अपहरण। तो ये आईपीसी की धारा 53 जो है दंड के 5 प्रकार के विषय से संबंध में है। दूसरा, अगली कड़ी में हम आते हैं कि एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फिल्मों में एक जल्लाद जो होता है एक फांसी देता है। तो फांसी एक्चुअली क्या है, किसी को जान ले रहा है, किसी को मृत्यु दे रहा है, तो बदले में उसको कोई सजा या कारावास क्यों नहीं होता है। तो उसको क्या है, धारा 78 के तहत न्यायपालिका द्वारा निर्देशित किसी को दिए गए मृत्यु दंड में उसको मुक्त किया गया है कि धारा 78 के तहत उसको किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं रहेगा। इसके बाद हम आते हैं अगले कड़ी में। अगली कड़ी हमारी ये है कि आईपीसी की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। तो जैसे कि आप लोग अक्सर विवादों में देखते होंगे या फिर अखबारों में देखते होंगे, तो आपको 2 धाराएं काफ़ी मशहूर होता है। एक होता है 302, एक होता है 307। तो 302 होता है हत्या के लिए और 307 होता है हत्या के प्रयास के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हत्या का प्रयास। उसके बाद अगली कड़ी में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है। दुष्प्रेरण मतलब यह था यानी कि दूसरे से प्रेरणा लेकर। तो इसमें आप जैसे ये देखते हैं कि दुष्प्रेरण की धारा 107 में आप ये देख सकते हैं कि तीन तरीके से किया जाता है। पहला क्या है कि आप जो है
किसी को प्रभावित करते, बहला फुसला कर, प्रभावित करके, ठीक है, षड्यंत्र करके या सहायता करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं षड्यंत्र जो है, तो षड्यंत्र ऑप्शन डी सही है। उसके बाद हम आते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में हम आते हैं भारतीय दंड संहिता किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। तो इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसमें हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। ऑप्शन में ये धारा 120 जो है, इसको धारा 120 बी है ये। तो भारतीय दंड संहिता में जो षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, तो दंड के लिए प्रावधान किया गया है धारा 120 बी में। और धारा 124 ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला, ठीक है। उसके बाद धारा 120 जो है आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करता है, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है। और धारा 121 कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र, ठीक है। उसके बाद आईपीसी की धारा लोक सेवक कृत्यों में निर्वहन में बाधा डालने की धारा के अंतर्गत अपराध है। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कभी कभी कुछ लोग महान नेता बनने के कारण जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको परेशान करते हैं। तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि आईपीसी की धारा 186 के तहत, आईपीसी की धारा 186 के तहत यदि आप लोक सेवक कृत्यों में बाधा डालते हैं, किसी आप सरकारी कर्मचारी को या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को आप परेशान करते हैं, तो आईपीसी की धारा 186 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके बाद अगली कड़ी में हम आते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से लेकर 374 तक किन कृत्यों से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता 359 से लेकर 374 तक अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन गुलामी कराना। जैसे कि कोई बंधुआ मजदूरी करा रहा है, जबरन गुलामी करा रहा है, जबरन अपने यहाँ काम करा रहा है, दुकान पे ज़बरदस्ती काम करा रहा है, या फिर कोई भगा कर ले जाकर अपनी मनमानी करवा रहा है, तो वो आता है धारा 359 से लेकर 374 के अंतर्गत। इसके बाद हम अगली कड़ी में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो अक्सर आप ये देखते हैं जिन क्षेत्रों में धारा 141 या फिर धारा 144 लागू होता है, वहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम जो है 5 व्यक्ति से जो अधिक व्यक्ति वहाँ पे अगर इकट्ठा होते हैं तो उसको विरुद्ध जमाव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 5। उसके बाद हम आते हैं अगली कड़ी में कि निम्न में से कौन सा धारा दंगा को परिभाषित करता है। तो इसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि धारा जो है 159 जो है दंगे को परिभाषित करता है। उसके बाद अगली कड़ी में हम आते हैं कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध है। तो फिरौती के लिए अपहरण का उपबंध धारा 364 में है और ऑप्शन इसका सही है, ए सही है। उसके बाद हम आते हैं अगली कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा ये तो अक्सर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम विधि आयोग कब बना था। तो प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। तो आईपीसी की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत क्या है, भारत के क्षेत्र क्या है, ठीक है। अगली कड़ी में हम आते हैं अपराध की भाषा दी गई है, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध की परिभाषा ऑप्शन बी में दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है, ठीक।
ठीक है। उसके बाद अगली कड़ी में हम आते हैं कि सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है। तो सामान्य आशय से पहले समझ लेते हैं। सामान्य आशय जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई समूह में अपराध किया है, समूह में कोई अपराध हुआ है, समूह में अपराध हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति का योगदान उस अपराध में समान रूप से है, तो उसको कहते हैं समान आशय। और ये धारा 34 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद हम अगली कड़ी में आते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या हानि या अन्य तरीके से उसको हानि पहुंचाने से कुछ करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो उसको हम बेईमानी के इरादे से करने के लिए कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद हम आते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया विधि क्या है। तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि भारतीय दंड प्रक्रिया विधि एक मौलिक विधि है। आईपीसी में चोरी परिभाषित है। आईपीसी की किस धारा में चोरी को परिभाषित किया गया है। तो आईपीसी की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगली कड़ी में आते हैं। अगली कड़ी में है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है। तो यह है हमारे भारतीय दंड संहिता में महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय है। उसके बाद आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो यदि दहेज के लिए अगर किसी महिला की मृत्यु होती है जो धारा 304 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसको न्यूनतम जो है 7 वर्षों की सजा होती है। उसके बाद हम आते हैं आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है। तो ये तो बहुत आसान है, लगभग आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि आईपीसी की धारा 376 जो है बलात्कार से संबंधित है। तो ये हमने लगभग यूपी पुलिस के 20 से 25 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व किया। उसके साथ ही हम अपने यहाँ के कुछ क्लासेस के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें। तो हमारा पहला है जो है एसएससी बैंकिंग, सीपीओ एसआई और यूपी एसएससी पेट का फाउंडेशन बैच हम चला रहे हैं। हमारे कोचिंग संस्था पे जो है एक फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है जो हम जीके जीएस मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आने वाली इस परीक्षा में जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड रहेगा, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहेगा, अगर इंग्लिश का वेटेज है तो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी का वेटेज है तो हिंदी पढ़ाएंगे और उसके साथ ही हम उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं 4 घंटे के क्लासेस में। एक बैच में हमारा क्लासेस 4 घंटे चलता है। एक घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा जीके एंड जीएस। ठीक है। उसके अलावा हमारे जो क्लासेस हैं वो हमेशा टारगेटेड बैच के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि अगर 2 या 3 महीने में कोई एग्ज़ाम आने वाला है, 4 महीने में कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो हमारे फाउंडेशन बैच का मेन टारगेट होता है कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराना। तो इसके लिए हम टारगेटेड बैच को है एक हम डिज़ाइन करते हैं, उसका सिलेबस डिज़ाइन करते हैं और जिसका हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलता है। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलता हो और हफ्ते में 1 दिन यानी कि सैटरडे को हम एक वीकली टेस्ट लेते हैं, टॉपिक का वीकली टेस्ट लेते हैं। उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम होता है जैसे कि यूपीएसएससी पेट हो गया या यूपी पुलिस हो गया तो हम सभी कोचिंगों और सभी पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज को यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं, जिससे जो स्टूडेंट रहे, जो विद्यार्थी रहे, सभी कोचिंग सभी पब्लिकेशन का ज्ञान लेता रहे, किसी एक कोचिंग संस्था या किसी एक किताब पे वो निर्भर न रहे। तो ये हमारे यहाँ की स्ट्रेटजी है। उसके बाद हम एक शाम को जो इवनिंग बैच चला रहे हैं, शाम को 4 बजे से हम एक बैच चला रहे हैं, 4 बजे से एक बैच चला रहे हैं एनसीईआरटी का सामान्य अध्ययन, एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं जो आईएएस पीसीएस सहित वनडे एग्ज़ाम के लिए, सीपीयू एसआई, एसएससी बैंकिंग के लिए जो आपको लिए जीके और जीएस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और व्यक्ति के अंदर इतनी समझ रहनी चाहिए कि वो जीवन में निर्णय कैसे ले। इस प्रकार के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम सामान्य
ज्ञान और सामान्य जीके का जो है हम एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में आएँ, आप एडमिशन लें और फीस बहुत कम है। आप इंक्वायरी करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, दीप जीएस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम गौरशंकर घाट आजमगढ़, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9455939716 9616401222। और हमारे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।